तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू कर सकते हैं। और छोटी दिवाली की बहुत बहुत बधाई आप सभी को, आपके पूरे परिवार को। शुभ हो ये दिवाली और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकें। और दो तरह की चीज़ें हैं, बहुत से लोग छुट्टियों में एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि ये जो लिंक है मेरी क्लास की बहुत से बच्चों को मिली हुई है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे, खासतौर पर मैं अपने मेंटरशिप के स्टूडेंट से ज़रूर एक कहूँगा, 60 घंटे 60 आवर्स है हमारे पास। अगर आप छुट्टियों को कैलकुलेट करोगे तो इसमें बहुत से जो काम है, जैसे अभी ज्योति ने लिखा बहुत से घर के काम छोड़ के, ये काम आज भी हैं, आज से 5 साल पहले भी थे और 5 साल बाद भी रहेंगे। हमें ये तय करना है कि आज से 5 साल पहले भी ये काम हम कर रहे थे, आज भी घर के यही काम हम भी कर रहे हैं, लेकिन अगले 5 साल बाद ये काम मुझे जो स्टाफ मिलेगा, जो मुझे सर्वेंट्स मिलेंगे, वो ये काम करेंगे। ये डिसाइड आज आप करेंगे। 5 साल पहले भी मम्मी इसी तरह से चिल्लाती थी, उठो सुबह सफाई करो, ये करो वो करो, पापा डांटते थे, सब लोग करते थे, आज हम वही कर रहे हैं। लेकिन आज से 5 साल बाद आपको सिर्फ ऑर्डर देना है, इलेक्ट्रीशियन हाजिर रहेगा, घर की साफ सफाई करने वाले लोग हाजिर रहेंगे, पुताई करने, और आपको कुछ अपने ना जेब से पैसे देने हैं, ना आपको कोई चीज करना है। आपको एक अर्दली मिलेगा, आपको एक स्टाफ मिलेगा, आपको पर्सनल असिस्टेंट मिलेगा। सिर्फ आपको बोलना है मुझे सब कुछ चकाचक शाम तक चाहिए, सब कुछ शाम तक चकाचक होगा। आप पूरा टाइम अपने परिवार के साथ एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छे कपड़े पहन रहे होंगे, सभाओं में जा रहे होंगे, आपका सम्मान हो रहा होगा, आपके घर गिफ्ट आ रहे होंगे, आप कई लोगों को जो है वो पहुंच रहे होंगे बधाई देने के लिए, जो एक ऑफिसर का काम होता है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देख रहे होंगे। तो अगले 60 घंटे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन छुट्टियों में बहुत से लोग छुट्टी मनाएंगे, बहुत से लोग एंजॉय करेंगे, ये जो 60 आवर्स है, ये 60 घंटे में हम पूरा एक सब्जेक्ट, इसको हम रिवाइज करके इसमें हम अपनी मास्टरी क्रिएट कर सकते हैं। 60 घंटे में हम लगभग, अगर हम देखें ध्यान से, तो लगभग हम 2000 के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर हम लगातार केवल एक ही फोकस पे काम करें, हम कर सकते हैं। बहुत कुछ इन 60 घंटों में हो सकता है, लेकिन यही 60 घंटे हम एंजॉय करते हुए, अपनी थकान उतारते हुए, और रिलैक्स, यार अभी क्या रखा है, चॉइस आपकी है, आप जो चुनोगे। ये 60 घंटे आपके कंप्यूटर्स पे आपको एज भी दे सकते हैं। यही कारण है कि आज मैं यहां खड़ा हूं। आज ज्यादातर क्लासेस बंद हैं, लोग छुट्टियां मना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बट आई एम हियर। व्हाई आई एम हियर? क्यों? क्योंकि ये 60 घंटे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वेलकम टू द भूगोल ज्योग्राफी ट्रेनिंग क्लास आप सभी के लिए। तो हम यहां से शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी में और डिस्कशन करते हैं। स्वागत करता हूं आप सभी का एक मेंटरशिप क्लास में। आपको पता है कि आज की जो हमारी सेगमेंट है, खासतौर पे जैसे मैंने सुबह अपने पर्सनल मेंटरशिप के बच्चों को बोला भी, सुबह हम लोग गुड मॉर्निंग किया और एक्सरसाइज करने के लिए बोला। मैं भी जो है अभी एक्सरसाइज, मैंने अपनी वीडियो भी डाली है ग्रुप के अंदर एक्सरसाइज करते हुए। तो आप लोग भी अपनी एक्सरसाइज करते हुए, मेडिटेट करते हुए अगर वीडियो डालते हैं तो और अच्छी बात है, या कम से कम आप बता सकते हैं कि हाँ हमने ये किया है, साउंड रिकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो इससे ये होगा कि हम एक चरणबद्ध तरीके से जा रहे हैं। और मेंटरशिप के स्टूडेंट के लिए मैं जो है वो भेज रहा हूं, एक फॉर्मेट आज भेज दूंगा। उस फॉर्मेट में आपको अपनी वैल्यू जो है क्रिएट करनी है। मैं वहां पर आपको समझा दूं कि वो जो टाइम टेबल है आपका, जो स्टडी किया है, उसके हिसाब से बहुत से लोग मल्टीपल प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, कॉग्निटिव लोड क्रिएट कर रहे हैं। तो इस मेंटरशिप में हम लोग जो आगे जा रहे हैं वो इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं कि इस बार आपको जो है वो काम की वैल्यू देनी है। तो यहां पर एक आपके पास एक जो है वो लाइन रहेगी, तो आप जो भी काम करेंगे आपको भरना होगा, मेरे साथ शेयर करना होगा। तो वहां पर आप इसकी वैल्यू करेंगे, जो काम आपको सबसे टफ लग रहा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू देंगे। लेकिन किसी भी काम की वैल्यू 15% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। यानी आप अपने दिन का जो भी पार्ट यहां लगा रहे हैं वो आप यहां पे उसकी वैल्यू करेंगे। मान लीजिए कोई काम ऐसा है जिसकी वैल्यू 5% है, कोई काम ऐसा है जिसकी वैल्यू 10% है, तो आप ये कुल मिलाकर 100% के अंदर आप ये सारे काम को डिवाइड करेंगे। जो काम लग रहा है कि ये काम किसी और से कराया जा सकता है, या इसकी हम वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, या मेरी प्रोडक्टिविटी का पार्ट है, नहीं है, उसको आप उसके अंदर नहीं रखेंगे। जैसे खाना बनाना, घर के काम करना, ये आप उसके अंदर नहीं रखेंगे अनटिल अनलेस जब तक ये आपके ड्रीम के साथ ना जुड़ा हो। राइट, ये भी मैं आपको समझाऊंगा वो ऐसा क्यों होता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो आज जो कल हमारा डिस्कशन हुआ था कि भारत के बारे में LWMI सेगमेंट्स में हम लोग डिस्कशन जो कर रहे थे उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, और साथ ही साथ
अब हम लोग जो ये आपको मैं प्रोडक्टिविटी टाइम टेबल दूंगा मेंटरशिप के स्टूडेंट को, तो प्रोडक्टिविटी टाइम टेबल में इसको आपको तैयार करना है। अब ये जरूरी नहीं है, किसी स्टूडेंट के लिए इसकी वैल्यू, काम ए की वैल्यू अलग हो सकती है और काम बी की वैल्यू अलग हो सकती है, इसीलिए आप अपना पर्सनली उसको भरेंगे और मेरे साथ शेयर करेंगे। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, उसको आंसर राइटिंग में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, तो उसकी जो आंसर राइटिंग जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वही उसकी सबसे बड़ी वैल्यू है। कोई सुबह जल्दी उठ जाता है तो उसके लिए काम बहुत ईजी है, मतलब इसके लिए उसको जो कुछ करना नहीं है, तो उसकी वैल्यू कम है। लेकिन कोई जो है वो अब अपनी आदतें चेंज करना चाहता है, वो बहुत देर तक जगता है, देर से सो के उठता है, अब उसको अपनी लाइफ को चेंज करना है, तो यहां से वो चेंज कर सकता है। क्लियर है? तो इस तरीके से कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसके बहुत नेगेटिव मार्किंग होती है, नहीं अच्छे मार्क्स आ रहे हैं उसके साथ, तो वहां पर वो उसकी वैल्यू को टॉप पे देख सकता है। तो जो सबसे बड़ा परसेंटेज होगा वो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसका सबसे बड़ा चैलेंज होगा। प्रॉब्लम भी नहीं बोलेंगे हम, उसको चैलेंज बोलेंगे, कि वो उसका सबसे बड़ा चैलेंज होगा जिसको उसे मिटिगेट करना है। राइट? आइए अब आगे चलते हैं हम लोग। गुड। तो मेंटरशिप का यही फायदा है जहां पर एक व्यक्ति आपको हर दिन उंगली पकड़ के चलाता है। अब आपको मैं बताता हूं, जैसे आप मेंटरशिप में मेरे साथ पर्सनली जुड़े हैं, मेरा पर्सनल नंबर आपके पास है, तो जैसे ही मैं टेस्ट डालता हूं, आप लोगों को पता है कि ज्योग्राफी ट्रेनिंग में हम दो तरीके से काम कर रहे हैं। एक, हम तुरंत जैसे जो हमने पढ़ाया उस पर ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो रहा है और बहुत अच्छे किस्म के क्वेश्चन है, ये भी नहीं कि लगुआ भगुआ क्वेश्चन है। आप देख रहे होंगे कि आपको उन क्वेश्चन का जो कॉम्बिनेशन बिठाने में वो बहुत जैसे एकलव्य का ही जैसे लग रहा हो टेस्ट चल रहा हो, और जो बेसिक पढ़ा रहा हूं उसके बेसिस पर ये मैं बात कह रहा हूं। तो वहां पर जब हम डिस्कशन कर रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि क्वेश्चन भी उसी लेवल के आसपास है, डिस्कशन को और इनपुट कर रहा है। तो जो लोग रेगुलर क्वेश्चन लगा रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ओजांग ऐप पे लगा रहे हैं, उससे उनको पता चल रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बिना जब तक हम कोई चीज पे क्वेश्चन नहीं करते हैं तब तक वो चीज मेरी पूरी नहीं होती है। इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है ज्योग्राफी ट्रेनिंग। अब आपको समझ में आएगा ये ट्रेनिंग क्यों है, व्हाई दिस इज नोन एज ज्योग्राफी जीएस की क्लास ट्रेनिंग क्यों है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है, आपने देखा होगा कि मैंने वो क्लास में पढ़ाया यहां पर, लेकिन जब आप क्वेश्चन करने जा रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा यार कुछ डाउट क्रिएट हो रहा है। हाँ या ना, मुझे सब लोग कमेंट करके बताना। ये वाले पॉइंट का सर ने ये पढ़ा था लेकिन इसकी लैंग्वेज में कुछ चेंज है, अब ये मेरे दिमाग में डाउट क्रिएट कर रहा है। याद रखिए इसको क्या बोलते हैं, लिखो, इसको बोलते हैं फिलर्स। क्या बोलते हैं इसको? फिलर्स बोलते हैं। दुनिया में कोई भी टीचर अपने नोट से यूपीएससी का क्वेश्चन नहीं करा सकता। अगर कोई कह रहा है कि मैं करा दे रहा हूं, इवन तो चाहे मैं सिलेक्शन वाली क्लास की बात करूं, सिलेक्शन वाली क्लास में भी जब तक मैं क्वेश्चन, आपने देखा होगा मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ाता हूं, मैं क्वेश्चन क्रिएट करता हूं। लोग कहते हैं इसका आंसर कब मिलेगा, कब ये डिस्कस, मैंने कहा पहले क्वेश्चन कर लो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन एक तो सबसे बड़ी बात एमेगडाला हाईजैक से हमें बचाता है। वर्ड लिखो, एमेगडाला हाईजैक। जैसे हमारे दिमाग में फियर क्रिएट होता है, क्वेश्चन देख के डर लगता है कि नहीं इसका क्या होगा, 30 सेकंड, उसमें देखो घड़ी चलती रहती है, 30 सेकंड 40 सेकंड में करना है। तो जैसे ही हमारा कार्टिसोल, एक हमारा हार्मोन होता है, वो हमें स्ट्रेस क्रिएट करके देता है। कार्टिसोल जैसे ही जो है वो जनरेट होगा, स्ट्रेस क्रिएट होता है। वैसे ही एमेगडाला, ब्रेन का एक हिस्सा होता है एमेगडाला हाईजैक, वो क्या करता है आपके ब्रेन का एक बड़ा पार्ट हाईजैक कर लेता है। अब आपको समझ में आता होगा कि जब आप घर में होते हैं, रिवीजन करते हैं, मुझे अगर मेरी बात से इत्तेफाक हो तो मुझे सब लोग मैसेज करना यहां पर कि घर में वो चीज याद रहती है। एग्जामिनेशन हॉल में पहले भी कभी ऐसा हुआ होगा, कोई एग्जाम देने गए होंगे, अचानक से सब चीज ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है, ब्लर हो जाता है। अच्छा, जैसे सेंटर से बाहर निकलते थोड़ा रिलैक्स होते हो, अचानक से याद आता है अरे यार ये मैंने कैसे गलती कर दी। वहां बबल भरने में गलती हो जाती है। कभी रुक के तुम्हें किसी ने बताया कि ऐसा क्यों होता है, कि एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से पहले तुम्हें चीजें याद होती हैं, वहां जब पहुंचते हो तो सिली मिस्टेक्स, आपने देखा होगा सिली मिस्टेक्स होती हैं। हुआ है आपके साथ ऐसा? और जैसे ही सेंटर से निकलते हो अपने सर पे, अरे इसका तो ये आंसर होना चाहिए था, हाथ मारते हो, ऐसे सर पे मारते हो, और अचानक से लगता है यहां यार मैंने ये बेवकूफी कैसे कर दी। आश्चर्य होता है कि वहां कैसे गलती हो गई। या क्लास में जब बैठते हो कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो कई लोग मेरे पास आते हैं, सर मुझे याद था सर जो आप पूछ रहे थे, लेकिन पता नहीं सर ऐसा लगा मैं बोल ही नहीं पा रहा हूं या बोल ही नहीं पा रही हूं। हुआ ऐसा? कभी आपको किसी ने बताया ऐसा क्यों होता है? हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है एमेगडाला हाईजैक। ये होता है एमेगडाला हाईजैक की वजह से आपका ब्रेन हाईजैक हो जाता है थोड़े समय के लिए, और वो होता है कार्टिसोल नाम का एक एंजाइम जो है क्रिएट हो जाता है। तो एक जो ट्रेनर होता है ना, वो इन सब चीजों पे ट्रेनिंग देता है, इन सब चीजों पे ट्रेनिंग देता है अपने स्टूडेंट को। और मैं ये क्यों कह रहा हूं,
आज की डेट में दुनिया का मेरी जो ये मेंटरशिप है, ये कोई वो वाली मेंटरशिप नहीं है जो कोचिंगों में आइए बैठिए आज 20 पेज पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन ले लीजिए, इसका पीडीएफ ले लीजिए। दैट इज नॉट मेंटरशिप यार। दैट इज समबडी इज गिविंग यू सम टारगेट्स, और वो स्टूडेंट है, वो खुद ही पूरे टाइम खुद ही बैठ के सामने पढ़ रहा है, और तुम्हें फीलिंग टाइप की, तुम्हें यू फील गुड। जैसे होता नहीं, कोई अगर आदमी ड्रग्स ले ले तो उसको लगता है सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है, उसका टेंशन दूर हो जाता है। या कोई आपने देखा होगा स्ट्रेस रिलीविंग दवाइयां जो दी जाती हैं, जो ब्रेन को रिलैक्स फील कराती है, तो ऐसा लगता है सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है। तो ये उसी टाइप की फीलिंग है, होता कुछ नहीं अच्छा है, बॉडी और डिग्रेड हो जाती है, ब्रेन और डिग्रेड हो जाता है, बिल्कुल ही ऐसा है। तो एमिग्डाला हाईजैक से अपने आप को बचाना कैसे, कार्टिसोल सिक्रीशन को रोकना कैसे। कार्टिसोल, एमिग्डाला जो है, एमिग्डाला दैट इज अ टोटली काउंटर ऑफ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपके लॉजिकल ब्रेन को जनरेट करता है, सोचने की पावर देता है, लेकिन जैसे ही एमिग्डाला हाईजैक होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डाउन हो जाता है। आपको आती हुई चीजें आप सोच नहीं पाते, आप जो अपने न्यूरल नेटवर्क से इंफॉर्मेशन फेच नहीं कर पाते हैं, डर जाता है। तो क्या करना है, मैंने मेंटरशिप में क्या चीजें रखी, चाहे ये हो गया, चाहे गुरुकुलम हो गया, तो वहां पर मैंने क्या चीज रखी। मैं डेली टेस्ट क्यों कर रहा हूं, आपने देखा होगा, ईमानदारी से बताना, जो अभी मैंने क्वेश्चन दिए 20 क्वेश्चन डेली में ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं, और ये मैं पूरी तरह से, आप इसको प्रमाणित करते हैं, जेम्स क्लियर एटॉमिक हैबिट, सब बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, कई लोगों ने पढ़ा होगा, उनके फर्स्ट चैप्टर में लिखा है अगर आप डेली 1% अगर आप ग्रोथ करते हैं तो आप साल के आखिरी में 37% ग्रोथ कर जाते हैं, बहुत बड़ा आपके अंदर चेंज आ जाता है। तो ये 20 क्वेश्चन हल्के में मत लीजिएगा, 600 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर महीने आप कर रहे हो, बहुत मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपने एक नोटिस किया होगा कि जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे होंगे, आप समझो कि हम क्यों दे रहे हैं, तो आपका ध्यान क्वेश्चन पे जाता होगा, जैसे ही जाता होगा आपका दिमाग एक अचानक से, आपने देखा होगा आपको स्ट्रेस, जितने लोगों को महसूस हो रहा होगा, अभी मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं तो आपको स्ट्रेस महसूस हो रहा होगा, क्योंकि बहुत से लोग टेस्ट नहीं दे रहे हैं। अभी आपको मैं रिवील करने जा रहा हूं, 900 बच्चों पे कॉल कराने के बाद जो डाटा मुझे मिला है, मैं आपको रिवील कराने जा रहा हूं। आज जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं ना, उनके लिए कंपटीशन ही खत्म है आज मेरे मेथड्स पे। तो जैसे क्वेश्चन अचानक से आपको डर सा लगता होगा, हाँ या ना, हाँ या ना, कुछ अजीब सा लगता होगा, स्ट्रेस, हल्का सा स्ट्रेस फील होता होगा, अचानक से आपकी भौहें सिकुड़ती होंगी और आप उस पर ध्यान देते होंगे क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आप कॉम्बिनेशन पे जाते हैं, तो कॉम्बिनेशन पे जाते हैं तो चूंकि क्या होता है कि आप उसको याद करते हैं, फिर उसको आप एसिमुलेट करते हैं कि इस वाले से रिलेटेड ये 4 पॉइंट पूछे गए, फिर उसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, 1 या 2 सही है, या कथन कारण, जितने यूपीएससी टाइप के क्वेश्चन है। अच्छा, उसमें मैंने क्लास में वो चीज पढ़ाई है, लेकिन जब मैंने क्लास में वो चीज पढ़ाई है, लेकिन जब मैं उसके मतलब को बदलते हुए क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वही चीज है। अगर आपने देखा होगा घुमंतु हंटर गैदरर का क्वेश्चन था, या जब मैंने कल बात किया था कि प्लेसेस वाई, ज्योग्राफी में भूगोल का वेयर क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैपिंग क्यों, तो अभी मैंने उसका वहां पे क्या किया, लैंग्वेज चेंज कर दिया। अब अचानक से आपका ब्रेन, बहुत ध्यान से समझना, ये क्यों मैं टेस्ट ले रहा हूं डेली, और क्यों मेंटरशिप को मैंने कहा कि यूपीएससी निकलवा कर रहूंगा, ये मैंने क्यों कहा, ये मैं आपको यहां बताता हूं। तो जब मैं यहां पर जाता हूं और मैं जब यहां पर आपसे डिस्कशन कर रहा हूं, तो क्या हुआ, आपने कॉम्बिनेशन लगाना शुरू किया। एक तरफ आपका कार्टिसोल, जैसे आपको स्ट्रेस हुआ, कार्टिसोल लेवल अप होना शुरू हुआ। तो जब जैसे जो बच्चे रेगुलर क्वेश्चन नहीं लगाते हैं, प्रेशर नहीं लेते हैं, तो उनको आदत नहीं होती है। हम बहुत स्किल्ड लोग होते हैं, ठीक है, हम बहुत, हमारा जो ब्रेन है वो चीजों को अडॉप्ट करता है, ये याद रखिएगा। हम जिस चीज को बार बार करते हैं वो चीज हमें धीरे धीरे अडॉप्ट हो जाती है। जैसे आप में से कई लोग जिम गए होंगे पहली बार, तो हाथ बड़े मुलायम मुलायम होंगे, तो आप देखेंगे जब पहली बार आप जब डंबल लंबल उठाते तो आपके हाथों में यहां से वैसे गट्ठे से पड़े, बहुत दर्द होता है, उई 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 ऐसे होता है, यहाँ पे ऐसे होता है। लेकिन जब आप रेगुलर, जब आप जिम आम करते हैं तो आपके हाथ बहुत मजबूत हो जाते, कड़े हो जाते हैं, आपको दर्द का एहसास नहीं होता। या जैसे हम ताइक्वांडो पे प्रैक्टिस करने जाते थे, तो हमारे जो टीचर थे, कोच थे, वो हमें इस पे जो है वो हमें डिप्स मारनी पड़ती थी, तो ये सब कट गए थे। अभी भी निशान देखो बहुत गहरे बने हुए हैं, पहले तो ये ऐसे चमड़ी निकाल के बाहर कर देते थे, पता भी नहीं चलता था। तो क्या होता है, इस पे निशान, तो शुरुआत में बड़ा दर्द होता था, नीचे गिट्टी विट्टी पड़ी होती थी, लेकिन धीरे 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 प्रैक्टिस करते करते क्या हुआ, ये सब आदत हो गई। तो हमारा ब्रेन क्या करता है, उस स्ट्रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके हिसाब से अपने आप को कंडीशन कर लेता है। ये सभी के साथ होता है, राइट, ये सभी के साथ होता है। तो अभी क्या हुआ, जब हम सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, मैंने इसको ट्रेनिंग नाम क्यों दिया, हम पढ़ते जा रहे हैं आराम से, बहुत ध्यान से मैं जो बोल रहा हूं उसको लिखो,
क्योंकि अगर तुमने इसको अप्लाई कर लिया, दुनिया में कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं। मैं आपको एक बहुत आश्चर्यजनक डाटा देने वाला हूं, बहुत आश्चर्यजनक डाटा देने वाला हूं। और अभी जिन लोगों ने पीसीएस दिया उसमें मुझे वो डाटा वेरीफाई करके देंगे, जिन जिन लोगों ने पीसीएस देने गए थे। अभी देखना, वेरीफाई कराता हूं। तो होता क्या है, जैसे मैंने जब वो क्वेश्चन दिया तो आपके दिमाग ने सोचना शुरू किया, तो पहले आपका कार्टिसोल लेवल ऊपर जाने लगा। अब कई लोग क्या होगा, ये मैंने लगभग 10,000 लोगों को कल मैंने लिंक भेजा, 10,000 लोगों को लिंक भेजा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में मिलाकर। टेलीग्राम में 22,000 32,000 के आसपास टोटल जो ये सारे मिला के बच्चे हैं। तो 10,000 लोग मान लो कि वहां पर गए, उनको पास कई, मैंने खुद पहले वीडियो भेजा, उसके बाद लिंक भेजा। आप आश्चर्य करेंगे 10,000 लोगों में कितने लोगों ने टेस्ट दिया होगा। जिसमें मेंटरशिप के जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको तो कंपलसरी देना, क्योंकि उनको अपने मार्क्स मुझे मेरे साथ शेयर करने हैं। इसके बाद गुरुकुल की एक बच्ची है सादिका, उसने अपने मार्क्स शेयर किए। एक और बच्ची, उसने मार्क्स शेयर किए। एक लड़का आकाश, उसने अपने मार्क्स शेयर किए। इसके बाद किसी ने मार्क्स मुझसे शेयर नहीं किए। इतना खुद, मतलब मैं टेस्ट बना रहा हूं, मैसेज डाल रहा हूं, वीडियो डाल रहा हूं, फिर लिंक शेयर कर रहा हूं कि आप टेस्ट दें, पढ़ा रहा हूं फ्री में। ओपन क्लास अभी चल रही है, फ्री में पढ़ा रहा हूं। आप आश्चर्य करेंगे कितने लोगों ने टेस्ट दिया। ओनली 54 स्टूडेंट, ओनली, जिसमें 39 स्टूडेंट मेंटरशिप के हैं, कंपलसरी निकाल दो। उसमें सिर्फ एक बच्चा उसने टेस्ट नहीं दिया, बाकी 38 लोगों ने तो, मतलब 12 बच्चे, 3 गुरुकुल के। अब आप ये सोचिए, टेस्ट मतलब फ्री टेस्ट है, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं है, पढ़ा के टेस्ट ले रहा हूं। क्यों? अब यही तुम्हारी सीक्रेट की चाबी, अगर तुम समझ गए तो। इसका मतलब लोग डरते हैं, लोग कार्टिसोल लेवल, अपना जो कार्टिसोल होता है तो क्या होता है, बॉडी डेंजर में आ जाती है। तो हमारे पास 2 तरह के वहां पर क्या होता है, सिंड्रोम क्रिएट हो जाते हैं, फाइट और फ्लाइट। फाइट और फ्लाइट यानी लड़ो या भागो। एग्जाम में भी क्वेश्चन, यूपीएससी में भी पूछा गया है। तो जैसे क्या होता है, एक सिंड्रोम क्रिएट होता है, फाइट और फ्लाइट। तो जैसे ये होता है तो लोग, ज्यादातर जो लोग ट्रेनिंग नहीं अच्छी पाते हैं, जिनके ऊपर कोई कोच नहीं होता है, जो पकड़ के कॉलर, चल एग्जाम देना है, कब तक भागेगा, पकड़। जब कोई कोच होता है तो वो पकड़ के एग्जाम दिलाता है। जैसे मैं तुम लोगों के ग्रुप में क्वेश्चन, हाँ देखो क्वेश्चन डालने के बाद कैसा था आज का क्वेश्चन, मार्क्स शेयर करो, मेरे मैसेज जा रहे हैं ना लगातार। फिर वहां पर मैं मेंटर असिस्टेंट को बोलता हूं कि पता करो किसने किसने टेस्ट नहीं दिया। उधर से मैं सेकंड हैंड पे पूछ रहा हूं, मुझे उसकी रिपोर्ट चाहिए। अब आपको चारों तरफ से घेरा जा रहा है, लेकिन जो लोग इस प्रोग्राम का पार्ट नहीं है मेंटरशिप का, वो भाग लिए। अब आप अंदाजा देखो कि खाली इतने लोगों में केवल 54 लोगों ने टेस्ट दिया, फ्री टेस्ट नहीं दे रहे हैं। क्यों? उनकी गलती नहीं है, उनका दिमाग फाइट और फ्लाइट में, केवल साइंस कहता है कि जो फाइट मोड है वो केवल 2 या 1.5% लोग ही फाइट मोड में जाते हैं। मोस्टली लोग जो हैं, यानी 98.5% लोग जो है फ्लाइट मतलब भागो। तो यहां पर कोई भी कंपटीशन ही नहीं है तुम्हारा। अगर तुम अपनी कुछ कमियों से लड़ गए तो, बड़ी खास बात तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारा केवल 1.5% लोग ही फाइट को चुनते हैं, और वो भी 1.5% या 2% वो होते हैं जिनकी गर्दन पकड़ के उनसे फाइट कराया जाता है। कौन फाइट करना चाहेगा, कौन बेवजह प्रेशर लेना चाहेगा? क्योंकि कार्टिसोल जैसे ही डेवलप होता है, आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, स्वेटिंग शुरू होती है, आपका जो ब्रेन है वो उसको रजिस्ट करता है, क्योंकि लगातार कार्टिसोल लेवल होने से आपके ऑर्गन्स, उसको मैसेज जाता है कि डैमेज हो रहा है, जो न्यूरल सिस्टम है वो डैमेज हो रहा है। तो ब्रेन कभी नहीं चाहेगा कि तुम स्ट्रेस मोड में आओ, ब्रेन हमेशा चाहेगा कि तुम कंफर्ट जोन में रहो, क्योंकि ब्रेन को सिग्नल जाता है कि बॉडी इज इन डेंजर। और बॉडी ऐसे डेंजर में होती नहीं है, क्योंकि जब आप रनिंग करते हैं, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब कोई नई स्किल सीखते हैं, तो हमेशा नया न्यूरल नेटवर्क शुरू होता है। मेंटरशिप बेसिकली सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं है कि आज आप 10 घंटे का टारगेट है आज ये। मेंटरशिप में आपकी एक कंडीशनिंग भी जरूरी है, लेकिन जो मेंटर है वो तो जानने की ये होता क्या है, ये सारा खेल इसका, इसको कैसे करना है। तो जैसे ही आपने क्वेश्चन लगाया, आपके दिमाग में स्ट्रेस हार्मोन डेवलप होने शुरू हुए बॉडी में। अब यहां चूंकि कंपलसरी आप मेंटरशिप के स्टूडेंट हैं, तो कंपलसरी आपको हम पकड़ेंगे, आपसे जो हम ये काम कराएंगे, ठीक है, ये हमारा पार्ट है इंपॉर्टेंट। अब जब बोल दिया कि यूपीएससी निकलवा के रहूंगा, तो मैं निकलवा के रहूंगा, चाहे मुझे जो भी करना पड़े। अब हुआ क्या यहां पर, यही पर्सनल मेंटरशिप में, अब हुआ क्या, आपने कॉम्बिनेशन लगाने शुरू किए। अब यहां पर जब आप क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो जैसे एक मैंने क्लास ली, अब आपने नोटिस किया होगा, सब लोग ईमानदारी से बताना, मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं धीरे धीरे जो है लेवल को टफ करूंगा। जब हमने क्लास से, जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहले गए, अभी तीसरे पे भी आ रहे हैं, तो जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे गए तो ऐसा लगा उसी नोट से मैंने क्वेश्चन बनाए।
लेकिन कई बार ऐसा लगा कि इंफॉर्मेशन मेरी पकड़ में नहीं आ रही, किसके किसके साथ ऐसा हुआ, और पढ़ी हुई इंफॉर्मेशन में भी दिमाग जंबल कर रहा है, लग रहा है कि कुछ नया पॉइंट हमें मिला है जो क्लास में मिस हो गया था। यस या नो, किसके किसके साथ ऐसा हुआ है? कुसुम लिख रही है कि सर आप अपनी कभी हम आप बता देते मेंटरशिप ज्वाइन नहीं करते तो हमसे कभी सिलेक्शन नहीं हो पाता। थैंक यू सो मच। होता है, इसको बोलते हैं फिलर्स। फिलर्स। अच्छा, कई बार ऐसा भी हुआ होगा, सिली मिस्टेक्स हुई हैं, आता हुआ गलत कर गए, ये है कॉर्टिसोल का दबाव, ये एमिग्डाला हाईजैक है। तो कैसे निकलेंगे? मैं मेंटरशिप में क्यों ये कह रहा हूं, क्या होता है जब हम बार बार किसी काम को करते हैं तो कंडीशनिंग शुरू हो जाती है। जैसे पता है, जिम में आप गए होगे, पहली बार डंबल उठाएगा तो ये सब बहुत दर्द होता है, रनिंग करते तो बहुत बॉडी में पेन होता है, डिप्स मारो तो ऐसा, ये अगले दिन जो ऐसे हाथ वाथ उठते नहीं है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, बॉडी कंडीशन कर, उस स्ट्रेस के अगेंस्ट कंडीशन कर लेती है। इसी तरह से जब हम ये क्वेश्चन लगा रहे हैं तो इसको बोलते हैं फिलर्स। अब आपकी क्या जिम्मेदारी, जो कोई नई इंफॉर्मेशन मिली हो उसी क्लास नोट्स में जो मैं LWMI सिखा रहा हूं, LWMI मतलब मैंने इसको क्या किया है, मैंने इसको जो है वो ब्रांचेस फ्लो में क्रिएट किया है। वो जो नई इंफॉर्मेशन, ऐसा नहीं कि आप टेस्ट लगा के भूल गए, केवल मुझसे मार्क्स शेयर कर लिया, इसमें से जो नई इंफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं फिलर्स। ये रख लो इसको, ये फिलर्स है, फिलर्स। इन फिलर्स को ले जाकर नोट्स के अंदर फीडबैक लूप में डाल देना है। क्लियर है? अभी आ रहा हूं सोनम, सोनम ज्योति, अभी पीसेस का एग्जांपल तुमसे लूंगा, टेंशन क्यों ले रहे, मेरी एक बात भी गलत प्रूव करके दिखा दो। तो इससे क्या हुआ, आपको फिलर मिल गया, यानी जो इंफॉर्मेशन क्लास में मिस हो गई थी, जो इंफॉर्मेशन हमसे गड़बड़ हो गई थी, जो कॉम्बिनेशन हम नहीं समझ पाए थे, वो मुझे नया मिल गया, आज के आज मिल गया। दूसरा क्या होता है, जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा रहे हो और आप कॉर्टिसोल से लड़ रहे हो, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को आप आगे लेके जा रहे हो, वहां उस समय दिमाग में लड़ाई चल रही, दो दुश्मन है, एक है एमिग्डाला है और एक है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ब्रेन के दोनों पार्ट हैं, जो जीतेगा वही तुम बनोगे। अगर एमिग्डाला जीत गया तो तुम जिंदगी भर डर के किनारे रहोगे, एग्जाम छोड़ दोगे, सिली मिस्टेक्स करोगे, एग्जाम छोड़कर भाग जाओगे। अगर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जीत गया तो लाइफ में तुम जो चाहोगे लाइफ को उसको डिफाइन कर दोगे। ये लड़ाई अंदर चलती रहती है। अब क्या हुआ, जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा रहे हैं, नए वर्ड्स के साथ लड़ रहे हैं, कॉम्बिनेशन नया बना रहे हैं, सो आप अपने नए न्यूरल नेटवर्क्स डेवलप कर रहे हैं। क्या डेवलप कर रहे हैं? नए न्यूरल नेटवर्क। आपको पता नहीं चलता, ब्रेन के अंदर चल रहा है। यानी ऐसे समझो, दो सामने सामने दो ऐसे लोग हैं, ये है एमिग्डाला और ये है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ठीक है, ये एमिग्डाला है और ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है। अब ये दोनों आपस में लड़ने जा रहे हैं, दोनों के पास अपनी अपनी सेनाएं हैं। जितने नए न्यूरल नेटवर्क होंगे, एमिग्डाला उतना पावरफुल होता है, यानी इसकी आर्मी बड़ी होती चली जाएगी। तो जैसे जैसे आप नए नए न्यूरल नेटवर्क डेवलप करते जाओगे, ये इसकी आर्मी बड़ी होती चली जाएगी। यानी इसको इंफॉर्मेशन फैच करने के लिए मल्टीपल पाथ होंगे। सेम ऐसे जैसे आपके पास एक बेसिक फोन है और आप एक ऐसा एडवांस फोन लेकर आए जिसका प्रोसेसर बहुत नहीं होता, ऑक्टा कोर, 16 कोर, नए तरह का प्रोसेसर, तो आप देखते हो बहुत फास्ट होता है, आप विंडोज स्वाइप करते हो, फटाफट गेम भी खेल लेते हो। हैवी गेम खेलने वाले जो आते हैं, या लैपटॉप जो होते हैं वो गेमिंग लैपटॉप होते हैं, ROG के लैपटॉप्स होते हैं, उसमें ग्राफिक्स पड़ा होता है अलग से ताकि वो हैंडल कर ले। बिल्कुल है, सही है। तो जैसे आप बेसिक, अगर आप कोई लैपटॉप लें और उस पर हैवी गेम खेलें या हैवी फाइल प्रोसेसिंग करें, आप देखिए हैंग कर जाता है, ऐसे घूमने लगेगा या फाइल मूव नहीं करेगी। बिल्कुल आपका ब्रेन ये है, इसको बोलते हैं एमिग्डाला हाईजैक। आपके ब्रेन का भी सेम यही फंक्शन है। लेकिन जब आप हाई प्रोसेस, आप जाते हैं बोले यार रैम बढ़ा दो, कितने लोगों ने किया होगा, रैम बढ़ा दो लैपटॉप का, किया है कि नहीं किया है? या आप ऐसा जो है लैपटॉप लेकर बोलते हैं कि इसमें ग्राफिक्स चाहिए, तो आप इसमें ग्राफिक्स जलवाते हो ताकि क्या होगा, जीपीयू बोलते हैं उसको, सीपीयू के साथ जीपीयू आता है, तो ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स जो होती है हमारी, तो उससे क्या होता है, बहुत हाई स्पीड पे चलता है, बहुत स्मूथली कई विंडो पे काम करता है, हैवी लोड को ले लेता है। तो ये होता है तुम्हारा, ये जीपीयू की तरह काम करेगा। तो ये क्या होगा, अचानक से स्टूडेंट क्या गलती करता है, विदाउट, अगर उनको कोई मेंटर नहीं है, कोई गाइड नहीं है, तो वो सोचता है अरे बाद में देखेंगे यार, बड़े ध्यान से सुनना, अभी तो पढ़ लें, अभी तो आज 20 पेज पढ़ेंगे, आज नोट्स पढ़ेंगे, आज ये वाली बुक खत्म करेंगे। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, बट उसको अगर क्वेश्चन तक लेके नहीं, आपको सोच रहे हो कि आपकी मैं क्वेश्चन लगा रहा हूं, आप फिलर्स और न्यूरल तैयार कर रहे हो, आपको चुनना है। ये देखो चॉइस, आपने कई जगह पढ़ा होगा, जो आप चुनते हैं वही आप बनते हैं।
जो आप चुनते हैं वही आप बनते हैं। कई मोटिवेशन किताबों में पढ़ा होगा, योर हैबिट्स बिल्ड योर पर्सनैलिटी, पढ़ा है ना। उसका मतलब क्या है आज मैं तुम्हें समझा रहा हूं। ये मेरी चॉइसेस हैं क्या, ये मेरे चयन है क्या? सिंपल सा, मेरे पास दो लोग हैं, ये मेरा एमिग्डाला है, ये मेरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। अगर मैं उसको स्किप कर दूं, अरे टेस्ट लगाने की क्या जरूरत है, अरे क्लास में से नोट्स पढ़ लिया, फ्री पढ़ा रहे, क्या है यार, कुछ मजा नहीं आ रहा है, मैं ये फ्री के चक्कर में मैं सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट क्रिएट कर रहा हूं। मैं अपने मेंटरशिप के स्टूडेंट को, अपने स्टूडेंट को समझाना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं कि देख भाई, एक कोच सर पे कितना जरूरी होता है, एक इंपॉर्टेंस क्या होती है ट्रेनिंग की। यही देखो क्लास कितने लोगों को मिल रही है, यही क्लास, यही लिंक 10,000 लोगों को जा रही है, टेस्ट कितने लोग दे रहे हैं। ये मैं आपको अपने मेंटरशिप के स्टूडेंट को ये खास तौर पे समझाना चाहता हूं कि तुम डरो नहीं, कंपटीशन है ही नहीं है, तुम कंसिस्टेंट रहो, तुम समझो कि तुम्हें ये जो हैबिट, चॉइस, ये मोटिवेशनल किताबें जो लिखी गई वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, एमिग्डाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। अगर तुमने टेस्ट स्किप कर दिया, बहुत टफ था, बहुत टफ था, कल देखो ज्योति ने भी मैसेज किया, ठीक है, प्रीति ने भी मैसेज, अरे सर ओ दिमाग हिल गया, अभी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सर बहुत डर लग गया, आप इसको खाना खिला रहे, हे एमिग्डाला तो मेरा ब्रेन हाईजैक कर लो। एंड एवरी टाइम व्हेन यू फाइट विद दिस, फेस करना है। कुसुम ध्यान से सुनो, तो जितना ही तुम इसको फेस करोगे उतना ही तुम्हारा न्यूरल नेटवर्क डेवलप होगा। यही एनएलपी है यार। इस आईएएस इंडस्ट्री में एनएलपी टीचर ही नहीं, एनएलपी ट्रेनर ही नहीं है। यही तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जितने ज्यादा तुम न्यूरल पाथ चैलेंज करो, अच्छा सर ने पढ़ाया तो था, इस पे एक पॉइंट लिख के देखें, 2 पॉइंट लिख के देखें, बिल्ड इट, बिल्ड इट, बिल्ड इट, उसके सैनिकों की संख्या बढ़ा रहे हो। ये लड़ाई लंबी है, ये लड़ाई लंबी है, तो आपको चुनना है, दैट इज योर चॉइस, एमिग्डाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। नो चॉइस इज योर्स। आई गिव यू लॉजिक। एवरी टाइम व्हेन यू फियर, कॉर्टिसोल लेवल ऊपर जाएगा, तुम्हारा ब्रेन हाईजैक हो जाएगा। ये ऐसा हो गया कि आप एक राक्षस को और खिला पिला के बड़ा कर रहे हो कि तुम और ताकतवर हो जाओ। इसको हराना है तो इसको मजबूत करना पड़ेगा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में, राइट? सो दैट्स व्हाई व्हाट वी आर डूइंग। तो जैसे ऑब्जेक्टिव आपने क्वेश्चन किया, फिलर्स बने, नए न्यूरल नेटवर्क बने, आपने उसके डिफरेंट एंगल, आपने सुना होगा एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था क्या? मैंने पढ़ाया कि भाई भारत के ये सीमाएं रही, ये उसके जो है उसके फायदे, ये ह्यूमन रिसोर्स, कल मैंने पॉइंट्स लिखा दिए। हर कोचिंग में तो यही हो रहा है। पहली बात तो टीचर वहां पीडीएफ अपना खेल रहा होता है, इस तरह से कोई एलडब्ल्यूएमआई और ये सब भी बात पे भी नहीं होती है। हमने चलो किया, हर कोई पढ़ा रहा है, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि इसको अपने ब्रेन तक लेकर कैसे जाना है। ये ब्रेन तक ले जाने के लिए तुम्हें उसको क्वेश्चन के थ्रू गुजारना। अब क्वेश्चन मतलब क्या होता है? आपने देखा लिखा होगा कि बीसीपीएन एमबीए, कल एक छोटा सा एक क्वेश्चन उसमें रहा होगा, आपने किया होगा, तो मैंने वहां पे लिख दिया बीसीपीएन एमबीए, उसके बारे में वहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो वो क्या था? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपने देखा यूपीएससी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या पीसीएस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एनालिसिस कहलाता है। एनालिसिस मतलब इसके विभिन्न पक्षों की जांच। तो उसने इसके विभिन्न, इस जो मैंने वहां ऊपर लिखा था, यहां मैप के ऊपर यहां लिखा था ना बीसीपीएन एमबीए, तो इसके उसने कई एंगल पूछ लिए, इसको बोलते हैं एनालिसिस पावर। तो जब ब्रेन को आप बार बार उसके न्यूरॉन्स को यूज करोगे तो वो पावरफुल होता चला जाता है, उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल पावर्स आ जाती हैं, उसको खुराक मिलती है। तो ये जो होगा इसके ऊपर हावी हो जाएगा। धीरे धीरे जब तुम बार बार क्वेश्चन करते हो तो तुम्हारा जो एमिग्डाला है, जो जिसको पावर मिलती कार्टिसोल से, फाइट एंड फ्लाइट जो है वो हार्मोन से मिलती है, वो डर जाता है। वो कंडीशन मतलब ब्रेन कंडीशन हो गया, तो वो उतना प्रभाव नहीं पैदा कर पाएगा, वो उतना प्रभाव नहीं पैदा कर पाएगा। तो यहां पर क्या होगा? क्योंकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पावरफुल हो गया। अब अगर हार्मोन्स तुम्हारे जनरेट भी हो रहे हैं, कार्टिसोल जनरेट भी हो रहा है, तो वो तुम्हारे ऊपर ज्यादा फर्क नहीं कर पाएगा। वो तुम्हारे दो नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इनको बिल्कुल ट्रैंक्विल स्थिति में, यानी बिल्कुल शांत स्थिति में रहोगे।
लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट से यही गलती होती है कि वो लास्ट में क्वेश्चन करेंगे, उन्हें नहीं पता होता तब तक कार्टिसोल लेवल इतना बढ़ चुका होता है कि वो तुम्हारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को, ब्रेन को हाईजैक कर चुका होता है। फिर आप कहते हैं सर अभी याद है मैं जब लाइव क्लास ले रहा था यूट्यूब, सर पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, वो मेडिटेशन जब कराया था ये वाला याद होगा, अभी 2 दिन पहले की बात, सर कुछ याद नहीं रहता, सबने कहा सर कुछ याद नहीं रहता, कभी पूछा क्यों नहीं याद रहता? ब्रेन वही है, सब कुछ वही है, ब्रेन तो रिप्लेस नहीं कर सकते। जैसे मान लो बैटरी खराब हो गई, सर बैटरी चार्ज नहीं होती, दुकान पर जाके बैटरी रिप्लेस करा ली, इसको रिप्लेस कराने का कहां पे कोई मेथड है, कोई करा सकता है क्या? तो उल्टी सीधी चीजें हम करते हैं। एक्चुअली में हमारा जो स्टूडेंट है वो बहुत अनट्रेन्ड है इस पूरे इंडस्ट्री में, सिविल सर्विसेज में। अगर इसको ट्रेनिंग दे दी जाए, इसको समझाया जाए, तो ये आपको बता तो रहा हूं यूपीएससी सबसे आसान एग्जाम है, तरीके इसके कठिन है। एग्जाम बहुत आसान, अगर तरीके अपना लिए तो ये बहुत आसान हो जाएगा, ये आपको समझ। अब हमने इसके बाद दिया सब्जेक्टिव क्वेश्चन, आ जाओ सब्जेक्टिव। अब वाई सब्जेक्टिव? वाई सब्जेक्टिव एनालिसिस एक एंड है, तो आपने यहां एनालिसिस किया, फिलर्स टुकड़े टुकड़े आपने इकट्ठा किए। एनालिसिस जब तक सिंथेसिस के साथ, यानी विश्लेषण जब तक संश्लेषण के साथ नहीं जोड़ता, तब तक कभी भी विचार की प्रक्रिया पैदा नहीं होती। इसको बहुत खूबसूरत लाइनें लिख लो, ये बहुत खूबसूरत लाइन है, ये लिख लो। यूपीएससी का व्यक्तित्व, कल किसी ने मुझसे पूछा था कि आईएएस का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, अब लिखो, जब तक विश्लेषण, बहुत खूबसूरत बात है ये, विश्लेषण यानी एनालिसिस, जब तक संश्लेषण तक नहीं पहुंचता है, यानी एनालिसिस जब तक सिंथेसिस तक नहीं पहुंचता है, तब तक विचार की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। यानी जिसे हम लोग कहते हैं क्रांतिक विचार तब तक नहीं होता है। क्रांतिक विचार, क्रांतिक विचार जिसे कहते हैं, जहां पर मैंने कहा था कि आईएएस का मतलब होता है आई एम सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब होता है जो एग्जिस्टिंग है उससे हटकर सोचना। सामान्य भाषा में जंजी इसको बोलते हैं थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, यानी कि लीक से हटकर सोचना, कुछ अलग सोचना। तब तक क्रांतिक विचार जो है वो नहीं आते हैं। क्रांतिक मतलब जो सिचुएशन को चेंज करने की हालत में हो, जो एक नया पैराडाइम क्रिएट करे। तो जब तक हमने ऑब्जेक्टिव किया, तो ऑब्जेक्टिव हमें विश्लेषण की पावर दे रहा है, हमें उसके डिफरेंट डायमेंशन से परिचित करा रहा है, हमें नए न्यूरॉन्स दे रहा है, हमें जो है वो फिलर्स दे रहा है। लेकिन उसको हमने लपेट कर एक पूरा एक पैकेज बनाया 150 वर्ड में, इसको संश्लेषण कहते हैं। जब ये दोनों प्रक्रियाएं पूरी होती हैं, तब जाकर एक क्रांतिक विचार जन्म लेता है, और आई एम सॉल्यूशन यहां पर आ जाता है, आईएएस। राइट राइट। तो हमने क्या किया? हमने किया क्वेश्चन, यही दिया था ना। तो ये मैंने बुकलेट बनानी शुरू कर दी, हर दिन आपको मिल रही है, गुड। अब सिंपल, अब देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कहां लिखा? यूपीएससी निकलवा कराऊंगा डे 3 में। अब आ जाओ, अब ये बुकलेट दी थी, सिर्फ मेंटरशिप के बच्चों ने लिखा। क्वेश्चन है, अब जरूरी नहीं कि आज ही ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, एनपीपी का क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है, आगे हम भी पढ़ेंगे इसको। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, अगर आप मेरी सिलेक्शन वाली क्लास में होगे तो यहां वो मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर आप लोगों को याद होगा। अब आगे देखते हैं। भूगोल केवल ये नहीं समझाता कि समाज कहां बनते हैं, अब देखिए क्या होता है सिंथेसिस, बड़े ध्यान से समझिए। कल नोट्स में जब हम थे, देखो नोट्स था ना, कल यही तो पढ़ रहे थे हम लोग। 2 दिन से मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, वेयर पीपल लिव, ठीक है, कहां के बारे में, ये नोट्स है ना, देखो कितना बड़े। आपको बता रहा हूं कि अगर केवल आप पढ़ते रहे और अगर आपने सही ट्रेनिंग नहीं की यूपीएससी में, तो मैं आपको अब जो आंकड़े देने जा रहा हूं आपको बहुत डरा देगा, ठीक है, बहुत डराएगा, और बहुत ही प्रैक्टिकल आंकड़े देने जा रहा हूं। तो ये सब मैंने कल पढ़ाया था ना, ज्योग्राफी में कहां क्या है, कैसे है, इसी से वो नोट्स बने हुए। ज्योग्राफी किसके बारे में, यही था ना कल, एनपीपी लिखा हुआ था यहां पे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। कंपोनेंट्स क्या हैं, किस रूप में काम करता है, पीपल कहां, लोग कहां रहते हैं, हमें ज्योग्राफी से क्या क्या चीजों की नॉलेज मिलती है। अब देखो कितना सुंदर, यूपीएससी के बच्चे को इतना बेवकूफ बनाया जाता है भाई, कि लिख लो ये बात, इतना बेवकूफ बनाया जाता है इसको ना, इसे हलवा जैसा इसको लाइनें लिखा जाए तो उसको लगता है कि वो स्कूल में इमला लिख रहा है, और उसको लगता है यही आईएएस की तैयारी है। वो 2-3 साल बाद उसकी समझ में आता है कि ये हमने पढ़ लिया,
ये जो मेरी मेंटरशिप की ट्रेनिंग है वो इसीलिए है। कितना हलवा जैसा लग रहा है ना, कितना छोटा छोटा मनुष्य, उसका प्रभाव किस स्थान पे रहते हैं, प्लेसेस और पीपल कैसे जो है वो अपने, कितना सुंदर लग रहा है। ओ माय गॉड सर, इजी, इतना इजी है सर, इतना इजी है। आओ बेटा हवेली पे। अब इसी, यही देखो सिंपल, यहीं से क्वेश्चन बना हुआ है, ना इधर ना उधर, प्रूफ दिखा रहा हूं, ये नोट्स है और ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहां रहा। भूगोल केवल ये नहीं समझाता कि समाज कहां बनते हैं, बल्कि यह भी बताता है कि वे जिस प्रकार विकसित होते हैं वैसा क्यों होते हैं। इस कथन की भारत के उपयुक्त उदाहरणों से विवेचना कीजिए। ज्योग्राफी एक्सप्लेन नॉट जस्ट वेयर सोसाइटी इज फ्रॉम, यही तो हमने डिस्कशन किया था कि क्यों नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता ने जनरेट हुई, क्यों आए, कहां पर ये जनरेट हो रही है। मैंने आपको ये भी एग्जांपल दिया था कि क्यों रेगिस्तान के लोग घुमंतु होते हैं, नोमैडिक्स होते हैं, क्योंकि मिट्टी नहीं है, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर नहीं है, एग्रीकल्चर समाज की रचना करता। आप समझ में आ रहा है, ये सारी बातें क्लास में डिस्कस हुई थी, सबको ये बात सुनाई थी एक तरफ से। मैं तो एक जो है वो ट्रांसमीटर हूं, रिसीवर तो तुम हो, राइट। तो ज्योग्राफी एक्सप्लेन नॉट जस्ट वेयर सोसाइटीज फॉर्म बट व्हाई दे इवॉल्व द वे दे डू, कि इसी तरीके से क्यों हुआ। तो अगर हमने देखा बट व्हाई दे इवॉल्व द वे दे डू, अब तुम देखो इसमें क्या होगा। यहां पर ये देखो, आ जाओ, यहां पर मैंने कहा था दैट्स द बेस्ट फॉर्म ऑफ नोट्स, हाउ दे अडेप्ट, अनुकूलन कैसे कर रहे हैं। तो मैंने एग्जांपल दिया था कि घर की छतें ढलवा क्यों है, हम इस तरह के कपड़े क्यों पहन रहे हैं, रेगिस्तान में महिलाएं जो है, या हमने याद किया था, मैंने कहा था जो लोग गर्म जगहों पे रह रहे हैं वो एयर को वेंटिलेटर की तरह, मैंने हिमाचल प्रदेश का एग्जांपल लिया था। आपको पता नहीं याद है कि नहीं याद है, मुझे याद है कि नीचे पशु रहते हैं और ऊपर जो रहते हैं, क्योंकि नीचे एयर क्या होता है, वो हीट का जो टेम्परेचर का जो क्या होता है वो इंसुलेशन का काम करती है। ऐसे कपड़े पहनते हैं जो जिससे एयर पास हो सके। याद आ रहा है, याद आ रहा है। अभी 2 दिन पहले से लगातार इसी पर डिस्कशन हो रही थी। यस, नाउ द थिंग इज, यही इंफॉर्मेशन कितनी खूबसूरती से, कुछ उसने नई चीज थोड़े ना पूछी, बस उसने लैंग्वेज चेंज किया। आप डर गए, आप डर गए, आपका कार्टिसोल निकला, और कार्टिसोल को जैसे ही मिला, एमेगडाला को, यस मुझे मेरा जो है बॉर्नविटा मिल गया भाई। एमेगडाला ने प्री फ्रंटल को अब तुम्हारा दिमाग ब्लैंक हो गया, क्या पूछ रहे हैं, बल्कि ये भी बताता है जिस प्रकार विकसित होते हैं वैसा। दैट इज अ सिंपल, अगर मैं तुमसे एक लाइन में लिखूं, पूछ रहा है अनुकूलन क्या होता है भूगोल में, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। दैट इज हाउ वी अडॉप्ट। मैंने कहा था नेचुरल एनवायरमेंट, मैन मेड एनवायरमेंट, मानव इन सबको अडॉप्ट करता है। मैंने एग्जांपल दिया था, कुत्ते वाला एग्जांपल दिया था कि यहां पर जो है उसके बाल झड़ गए गर्मी के क्षेत्र में, अगर पहाड़ों पर जाओगे तो उसके बड़े बड़े बाल होते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, अनुकूलित होते हैं। सारी चीजों के बारे में डिस्कशन किया था। अब बताओ यहां पर ये लाइन कहती है जिस प्रकार विकसित होते वैसा क्यों, बिकॉज क्योंकि हम सरवाइव इसीलिए कर रहे। मैंने आपको बताया था हम सबसे ज्यादा प्रॉस्परस है। आपको मैंने बताया था ना, हमारे पास कैनाइन टीथ है, क्रांतिक दांत नहीं है, हमारे नाखून अच्छे नहीं है, हम तेज दौड़ नहीं सकते। उसके बाद भी हमने ज्ञान विज्ञान इन सब के साथ क्या किया, अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलता कर ली। इस कथन की भारत के उपयुक्त उदाहरणों से विवेचना कीजिए। थार का डेजर्ट है, भारत में इतनी भी, कल मैंने एक ही लाइन बोली थी, भारत में कोपेन, अब याद आ रहा होगा, लिखा था कोपेन, ऐसे लिखा था कि समस्त जलवायु वर्गीकरण भारत में पाए जाते हैं। हिमालय पाया जाता है, कोस्टल एरिया, भारत के मैदान, पर्णपाती, वर्षावन, थार डेजर्ट, याद आ रहा है। लेकिन जैसे ही ये क्वेश्चन आया, ताथैया ताथैया शुरू हो गया कि क्या पूछ रहा है, क्या बात कर रहा है। कह रहा है अनुकूलन क्या होता है, हाउ पीपल अडेप्ट देयर एनवायरमेंट, सीधे लिखा था। लेकिन बचपन से आपको दिया गया ई नोट्स रहेगा, ई नोट्स में से याद कर लीजिएगा, 5 क्वेश्चन आ जाएगा, आईएएस बन जाइएगा और आप जो है आईएएस बन जाएंगे। आप यही करने यहां आए हैं और कोचिंगें भी यही करा रही हैं मस्त होके। जैसे ही आपको कोई बता ही नहीं रहा है कि आपको अपने ब्रेन पर किस तरह से काम करना है। एवरी टाइम व्हेन यू सी ऑल दीज क्वेश्चन, बोले बाप ले क्या आ गया, क्योंकि भाई इतने सालों से बिगड़े हुए आए हो। तो कई लोग ज्ञान बखाड़ते हैं, आज कोचिंगों की कोई जरूरत नहीं, अरे आज ट्रेनिंग की जरूरत है। जो लोग आज सेलेक्ट हो रहे हैं उनकी स्कूलिंग उठा के देख लो,
अच्छे से पढ़ाई की है, डिबेट क्लब ज्वाइन करते थे, उनके स्कूलों में डिबेट होते थे, उनको एक्सपोजर मिला हुआ था, वो बड़े बड़े मंचों पे जाके बोलते थे, रिसर्च करते थे, प्रोजेक्ट्स करते थे। तुमसे होता था? नोट्स में से उठा के कुछ भी लिख दिया, 5 क्वेश्चन आएंगे, मास्टर साहब ने भी लिखा दिया, मैं लिखिए, और कुछ नहीं, ना आगे नाथ ना पीछे पगहा। तुम्हारी वही हालत है। और उसके बाद कहते हैं सोशल मीडिया पे चल रहा है, जब कोचिंग बेवकूफ बनाती हैं। अरे तुम हो कहां, पहले ये तो पता कर लो। तुमसे ढंग से 2 बार लाइनें लिखी ना जा रही हैं। एक तुम्हें लग रहा है कि छोटे बच्चों का 7th 8th क्लास का एग्जाम है, वो भी तुमसे अगर ढंग से करा दूं एनसीईआरटी, तो वो भी तुमसे ना निकले। एक टफ क्वेश्चन उसी में बना दूं, है तो ये 6th क्लास की एनसीईआरटी, ये 6th क्लास ही तो है, और क्या है। तो भाई और है क्या ये, आप मुझे बताओ। तो सोशल मीडिया पे एक भेड़ ने कह दिया जरूरत नहीं किसी की। आज हमें ट्रेनिंग की जरूरत है। आज कोई उंगली पकड़ाकर, सबसे बड़ी बात, तुम्हें नया नहीं सिखाना है, पहले तो तुम्हारा जो पिछला बुरा है उसको उजाड़ना है। आज एक ट्रेनर के सामने बड़ा चैलेंज है। तुम तुलना उससे करते हो जो बचपन से, जिसके पापा मम्मी ने उंगली पकड़ के सिखाई, 4-4 ट्यूटर आके पढ़ा रहे हैं, बढ़िया से अच्छे नंबर लेकर आ रहा है, जो है सीयूईटी में बढ़िया मार्क्स उठा के दिल्ली में जाके यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, डिबेट क्लब में जा रहा है। तुम उससे कंपैरिजन कर लो, चाले को बेकार, हमें जरूरत नहीं है। हाँ तो तुम्हें जरूरत किस बात की है? वो एक कुंजी आती थी ना, फलाना चेतना क्वेश्चन बैंक, तुम क्वेश्चन बैंक पढ़ के यूपीएससी देने जा रहे हो। मैं क्यों कह रहा हूं, आप सुनो, अब कारण सुन लो। मैंने लगभग इसी क्लास के लिए कि भाई आप लोग क्लास करिए, 900 स्टूडेंट को कॉल कराया जो हमारी ऐप में थे। आश्चर्य जानोगे क्या, 900 में से केवल 54 बच्चे लाइव हैं, मतलब वो पढ़ रहे हैं। 900 कॉल गई है, बाकी ने यूपीएससी की तैयारी छोड़ दी। और ये बात कह रहा हूं साल 1.5 साल के अंदर, जबकि एक प्रक्रिया पूरी होने में 200। मैं बात कर रहा हूं, मेरे पास वो पूरी फाइल रखी हुई है, पूरी फाइल रखी है। 900 लोगों को कॉल कराने के बाद 54 लोग लाइव हैं, जो 1.5 साल बाद, 2 साल के अंदर अपने सपने जिंदा रखे हुए हैं। मोस्टली लोगों ने छोड़ दिया यूपीएससी। भाई साहब, कौन से ऐसे सपने जहां तुम साल 1.5 साल इन्वेस्ट नहीं कर पाओ और आईएएस बनने चले हो? कुछ भी कारण हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, लेकिन मेजॉरिटी समझ रहे हो, 900 में सिर्फ 54 लोग, 900 में सिर्फ 54 लोग हैं जो 2 साल तक इस प्रक्रिया को झेल रहे हैं, चल रहे हैं आगे। ये तो हालत है यार यूपीएससी प्रिपरेशन की। मेरा मन खुद उचट गया इसके बाद से, क्या पढ़ाऊं यार। जिस एग्जाम की एक पूरी साइकिल ही 2 साल में कंप्लीट हो रही है, वहां स्टूडेंट 1.5 साल भी नहीं टिक पा रहा है, छोड़ दिया। मतलब ये भी नहीं पूछ रहे कहीं और पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, हम हेल्प करने को तैयार हैं। नहीं, बोले हमने छोड़ ही दिया यूपीएससी। हम शॉकिंग न्यूज यार, शॉकिंग न्यूज थी। मेरा मन नहीं कर रहा इसके बाद जो है कि मैं जाके क्या यार, मैं बार बार कहता हूं 3 P इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेशेंस, परसिस्टेंस, प्रैक्टिस। जब तुम इस प्रक्रिया, इस रेस को ही नहीं पूरी कर सकते हो, इतना धैर्य ही नहीं है, इतना रिसोर्सेज ही नहीं है, तो हमारा भी तो एफर्ट बर्बाद हुआ। आधी रेस वाले को अगर मान लो मैं ट्रेनिंग दे भी रहा हूं, आधी रेस छोड़कर भाग आएगा वो, तो मेरे हिस्से में भी तो वो बदनामी आएगी। इतनी शॉकिंग न्यूज है वो हमारे लिए। मेरा मतलब कल से इतना दिमाग उजड़ा हुआ था कि मन ही नहीं कर रहा है कि मैं कोई ऐसे शॉर्ट बोर्ड एग्जाम की तरफ चला जाऊं जिसमें बच्चा 5-6 महीना पढ़ ले। इस पूरे एग्जाम का पूरी साइकिल उठा के देखोगे तो 2 साल की मिनिमम साइकिल ये खुद है एग्जाम। अगर तुम आज से भी प्री देने जाओगे, मेंस, इंटरव्यू, ये पूरा टाइम इतना, मतलब अगर आप हर स्टेज भी क्रॉस करो तो इतना टाइम ये खा जाता है। अब जो 2024 से तैयारी कर रहे हैं, 25 में प्रीलिम्स दिया, 26 में उनका इंटरव्यू होगा और रिजल्ट आएगा। सोच के देख रहे हो, कम से कम तो आप 1-1.5 साल में तैयारी छोड़ के बैठ गए हो। ये मेरा मन उचट गया, सीरियसली कह रहा हूं, मेरा मन उचट गया पढ़ाने कि भाई साहब ये महीने 2 महीने वाला कुछ देखें हिसाब किताब, 4 महीने 6 महीने वाला छोटे छोटे एग्जाम आते हैं। जब इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं मैं? आपको रेस में जीतना सिखा सकता हूं, टेक्निक सिखा सकता हूं, आपको मोटिवेट कर सकता हूं, लेकिन आप रेस छोड़कर भाग रहे हो तो मैं क्या कर सकता हूं उसमें? और अभी भी जो स्टूडेंट है जिनको लग रहा है कि हाँ खींच खांच के पहुंचे पहुंचे भाई, नहीं तो ऐसी तैसी हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन अब टफ नहीं है, ध्यान से, यही ट्रेनिंग है। तो जब आप ये करते हो तो आप इसमें सिंथेसिस कर रहे हो,
आपने क्या किया, ध्यान से समझो इसको, मेंस क्वेश्चन मेंशन मत करो। भूगोल केवल ये नहीं समझाता कि समाज कहां बनते हैं, समाज कहां मतलब वेयर। तो पहली डिफिनीशन क्या लिखी थी, क्या थी, वही ज्योग्राफी की डिफिनीशन में क्वेश्चन बनाया। लेकिन तुम्हें आदत पड़ी है ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट नॉट अबाउट इन्वेस्टिगेटिंग व्हाट बट इट इज अबाउट वेयर एंड व्हाई। हमने बचपन से ऐसे याद कर करके हम जो है बने आईएएस, हम जो अपना स्कूल पास होते रहे। तुम देखो यही डिफिनीशन है, नहीं समझ में आ रहा है? यही था ना भूगोल की परिभाषा जो हमने यहां से की थी, वाई वॉट एंड वेयर। इसी परिभाषा पे मैंने क्वेश्चन बनाया। मैं बस इतना देखना चाहता स्टूडेंट एप्लीकेबल माइंड का है कि नहीं। बट कई लोगों ने मैसेज किया सर बहुत टफ क्वेश्चन है सर, इसके आंसर करा दीजिए सर, बहुत टेंशन हो रही है सर। काटी सोल को पाल पाल के इसको इतना बड़ा राक्षस बना दिया है कि क्या बताएं। भूगोल केवल ये नहीं समझाता समाज कहां बनते हैं, वेयर। इसीलिए याद होगा मैंने आंसर राइटिंग में सिखाया था कि पहले क्वेश्चन को ब्रेक कर दो, क्वेश्चन को 4-5 लाइन में काट दो, बहुत जल्दी रहती है फटाफट। सर फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन, अरे तुमसे कौन कह रहा रेस लगाने को, मैं यूपीएससी हूं कि हाँ 10 बजे तक अगर 5 क्वेश्चन के आंसर आ गए तो आज हम तुम्हें आईएएस बना देंगे। मैं यूपीएससी हूं भाई। मैंने पिछली क्लास में कहा था कि टेक योर टाइम, ब्रेक योर क्वेश्चन। आप अपने क्वेश्चन को टुकड़े टुकड़े में बांट दो, एक एक वर्ड को अलग निकालो, टर्न इट स्किल्स। मुझे नहीं चाहिए तुमसे भाई पूरा एक प्रॉपर आंसर, मुझे सिर्फ तुमसे कीवर्ड, चाइल्ड, सिबलिंग्स, बस केवल इन्हीं के बारे में बात करना है। कहां बनते हैं, बल्कि यह भी बताता है कि जिस प्रकार, अब जिस प्रकार शब्द को तुमने अगर आइडेंटिफाई किया, जिस प्रकार मतलब प्रोसेस, प्रोसेस मतलब हाउ। बोलो पहली क्लास में नहीं लिखाया था, बता दो मेरे को। वैसे क्यों होते हैं, वाई। यानी मैंने आपको यहां पर लिखा था, मेरी मेमोरी है ठीक ठाक की काम चलती, यहां लिखा था कि क्या होता है इन्वेस्टिगेशन, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन, सेकेंडरी इन्वेस्टिगेशन, टर्सरी इन्वेस्टिगेशन। बोलो हां, कॉपी पलटो अपनी कि भूगोल इन्वेस्टिगेशन करता है। मैंने आपको सिखाया था, हम किसी चीज को, आपके बचपन का एग्जांपल दिया था, पापा ये क्यों है, पापा ये क्या है, तो हम किसी से पूछते आपका नाम क्या है, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन। सेकेंडरी इन्वेस्टिगेशन, जरा भी शर्म है तो कॉपी पलट के देखो, इसके बाहर कुछ नहीं है। और सिर्फ कह रहा है कि एग्जाम्पल मुझे बता दीजिए, एग्जाम्पल मुझे बता दीजिए, कंटेम्प्रोरी एग्जाम्पल। कल ही इसके बारे में, भारत उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है कोपेन के समस्त जलवायु वर्गीकरण भारत में। और तुम में से किस जो है वो नरक के प्राणी को यह नहीं पता कि भारत में रेगिस्तान भी है, डेजर्ट भी है, दलदल भी है, पहाड़ भी है। तो उसको यूपीएससी की तैयारी पहले छोड़ के बस की टिकट कटा के एक चक्कर मार लेना चाहिए, ट्रेन की टिकट कटा के चक्कर मार लेना चाहिए। अरे तो गूगल मैप कम से कम जो है, गूगल आता है वो ऐप को खोल के देख लो। लेकिन तुम्हारा ध्यान तो कहीं और है, टिंडर पे लगे पड़े हो तुम, हाँ लेफ्ट स्वाइप और राइट स्वाइप में चक्कर में फंसे पड़े हो। चलिए भाई, क्या कठिन था इसमें, सिर्फ सिंथेसिस की पावर नहीं है तुम्हारे दिमाग में, सिंथेसिस की पावर नहीं है। क्या प्यारा क्वेश्चन है। मॉडर्न इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर जस्ट थिंक लाइक ज्योग्राफर्स, एग्जामिन दिस स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द रीजनल प्लानिंग एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। शर्म अगर आ रही हो तो तुम्हें थोड़ा सा लेके चलते हैं। पहली क्लास प्रूफ के साथ बता रहा हूं, प्रूफ के साथ। स्कोप ऑफ द ज्योग्राफी, एप्लीकेशन ऑफ ज्योग्राफी इन डेली लाइफ, ऑब्जेक्टिव ऑफ ज्योग्राफी। किसी सब्जेक्ट को जानो तो हमें, मेरे को कितनी बार सुन चुके होगे, सिविल सेवा में इस सब्जेक्ट की वैल्यू क्या है, सिविल सेवा में इस सब्जेक्ट की वैल्यू क्या है, कौन सी इसमें बड़ी बात थी। बट गलती आप क्या कर रहे हो, आपको जैसी स्ट्रेस हो रहा है, प्रैक्टिस कभी की नहीं थी। पढ़ने का तरीका यही था कि मास्टर साहब कुछ नोट्स लिखा देंगे, उस नोट्स को ज्योग्राफी क्या है, कैसे है, स्थान है, ऐसे तो याद करते झूम झूम के, झूम झूम के।
इसमें 5 पॉइंट दिए सर ने, इसमें बस ऐसे होगा। बचपन से ऐसे ही होता है ना, वो पॉइंट लिख दिया और स्कूल टीचर कितने खुश हो गए, बोलो बोलो सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? अच्छा अच्छा बताओ दोस्त, कितने पॉइंट ओजांग सर ने नोट्स में लिखा है? देखो इसमें पहले स्थान पे जो है ना, वो पहले लिखा है प्लेस, फिर ह्यूमन, नहीं 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 ह्यूमन नहीं, ह्यूमन नहीं, ह्यूमन ह्यूमन दूसरे में है, इसमें जो है ट्रेड 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 हो गया, इंडस्ट्री, ऐसे तुमने किया। बोलो हाँ ऐसे किया ना। नोट्स में 5 पॉइंट, मुझे 5 याद है, यस कर ली दुनिया मुट्ठी में हो गई मुट्ठी में, ऐसे किया है। और दूसरे वाले बताए, देखा तुम्हारा ये गलत हो गया, हमारा सही है, हमने पांचों याद कर लिए। यूपीएससी दे रहे हो। आज जो ये पॉइंट लिखाया है इसको थोड़ा सा ध्यान दो, ये मैंने सुना है लोगों को बात करते हुए, इसीलिए कह रहा हूं। ये जो बात आज लिखी है कि यूपीएससी में थॉट्स विश्लेषण, इसको ऐसे समझो सामान्य भाषा में, ज्यादा लोड हो जाएगा। प्री सिंथेसिस यानी मेंस, क्यों मेंस रखा गया? तुम कभी सोचो यार, वो 3-1.5 साल तक एग्जाम ले रहे हैं, अबे सीधे एक एग्जाम ले, आईएएस बनाए आगे बढ़ाएं, प्री ले रहे हैं, पहले वहां पे पेपर सेट करें, फिर मेंस करें, फिर 3-4 महीना कॉपी चेक करें, फिर इंटरव्यू के लिए बुलाएं। कि हमने रोबोट का तो नहीं ले लिया? तो क्यों किया? इस क्यों को समझने की कोशिश करो। दैट इज एनालिसिस, विश्लेषण। विचार विश्लेषण का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। आपने देखा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4-4 ऑप्शन, 4-4 कॉम्बिनेशन आते हैं। ये विश्लेषण यानी किसी भी उसके हम डिफरेंट डायमेंशन क्रिएट करके आपको दे रहे हैं। संश्लेषण यानी उनको समेट कर एक भाषा के रूप में, एक विचारों के प्रवाह में रिलेवेंस के साथ स्थापित करना, संश्लेषण। जब ये दोनों चीजें मानी जाती है तो माना जाता है, चाहे आप अरस्तु को पढ़ लो, सुकरात को पढ़ लो, किसी भी महान दार्शनिक, भारतीय दार्शनिक को पढ़ लो, उससे क्रांतिक विचार शैली क्रिएट होती है। आचार्य चाणक्य भी यही कहते हैं। इससे क्रांतिक विचार मतलब व्यक्ति जो है वो कई डायमेंशन में उसके पक्ष और विपक्ष की तरफ सोच पाता है। माना जाता है इस तरह का व्यक्ति न्याय संगत होता है। इस तरह का व्यक्ति, इसको भगवत गीता में स्थिर प्रज्ञ भी कहा गया है। वो व्यक्ति जिसकी चेतना जागृत है, मतलब वो सोच सकता है। मैं सिर्फ ये नहीं कि आप ध्यान लगाएं, मतलब वो हर चीज पर विचार कर सकता है। और प्रशासनिक अधिकारियों के अंदर, चूंकि उन्हें मजिस्ट्रेट का भी काम करना, उन्हें निर्णय भी लेने, सही गलत का फैसला भी करना है, तो ये मूल तत्व है उनके व्यक्तित्व का। इसीलिए कहा गया आई एम सॉल्यूशन, ये मूल तत्व है। अब आप इसको समझ लो। अब आज के बाद अगर नहीं समझ पाए तो जैसे मैंने वो देखा 900 बच्चों पे कॉल किया और 54-55 को छोड़कर बाकी फील्ड छोड़कर भाग गए। आपकी भी वही नियत होगी, भाग के कहां जाओगे? मैंने पूछा क्या करते हो? नौकरी कर रहे हैं, 18,000 22,000 सुबह से शाम तक लगे हुए हैं। अगर यही तुम्हारी नियत थी, कई बार क्लास में बोल चुका हूं, और 22,000 30,000, मैंने को बोला कुछ मतलब थोड़ा सा अगर रिवीजन करना तो बोले सर कहां से आए, जान मारे पड़े सर, वो भी रोज तलवार लटकी रहती नौकरी पे। तो अगर यही भविष्य चाहते हो तो बधाई हो आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर जो आपको सिखाया, अब अगर ये सामने लिखा हुआ नोट्स, अगर एक भी चीज, क्योंकि इन्हीं नोट से ही क्वेश्चन ड्राइव हुए, अब यही मैं मेंटरशिप में करने की कोशिश करूं। आधुनिक भारतीय प्रशासकों को भूगोलवेत्ताओं की तरह सोचना चाहिए। क्यों? यहां लिखा था ना प्लानिंग करना। अगर आपको याद होगा पहली क्लास में होमवर्क दिया था सिस्टमैटिक एंड रीजनल अप्रोच, जब आप उसको करते ईमानदारी से पहली क्लास स्किप की, क्योंकि अभी तो तुम स्कूल में हो ना, शरीर उम्र बढ़ गई है तुम्हारी, मन वही रह गया है तुम्हारा। अभी ये स्कूल में नहीं करेंगे क्या फर्क पड़ जाएगा? ओजांग सर कहां में देख लें, हम तो उलीछा में बैठे हैं, हम तो जो यहां बैठे हैं, हिमाचल में बैठे हैं, अलग अलग जगह बैठे हो, कहां में ओजांग सर देख लें? लास्ट में बोल देंगे चल पेट खराब हो गया था, ऐसे तो किया था, कॉपी जब चेक करने की नौबत आएगी। कोई बात नहीं है, बाल मन है, ठीक है, चलिए लगाइए समय। आधुनिक भारतीय प्रशासकों को भूगोलवेत्ताओं की तरह सोचना चाहिए। मॉडर्न इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर मस्ट थिंक लाइक द ज्योग्राफी, बिकॉज ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट प्लानिंग। ज्योग्राफी हमें गिफ्ट में मिली हुई है। एक लाइन मैंने बोली थी कि ज्योग्राफी डिफाइन एंशिएंट हिस्ट्री हमारी डिफाइन करती है, कहां मिनरल्स होगी, यही तो डिस्कशन हो रहा था। खोलू इंडिया का मैप जो कल पढ़ाया था, इस कथन की क्षेत्रीय नियोजन एवं आपदा प्रबंधन के संदर्भ में समीक्षा करिए। कितनी क्लास, सिलेक्शन वाली क्लास में डिस्कशन हो चुका। अब मैंने ऐसे देखो, अभी बताता हूं, याद आएगा कि बेटा इसे ढाल पे उत्तराखंड की आपदा के बारे में डिस्कस किया था।
कि ढाल पे तुमने ऐसे ऊंचे मकान बना दिए होटल में, और एग्जाम्पल दे रहा हूं भी याद आएगा कि बोले जय गंगा मैया, हम तो जो है गंगा मैया का आरती करने आए, और मैंने कहा था इस पे जब आप ढाल पे बनाएंगे तो ये क्या होगा, जो इसका वेट है वो एंगुलर हो जाएगा। M × G, प्लेन पर आप ऊंची बिल्डिंग बना सकते हो क्योंकि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहीं से गुजरती है। अभी याद आएगा, अगर कोई स्टूडेंट होगा ईमानदारी दिल पे हाथ रख के बताना, पढ़ाया हुआ है। तो बोले गंगा मैया के दर्शन करने, पाप धोने, एक दिन गंगा मैया बोली हम ही आ जा रहे हैं, तुम नहीं आ पा रहे हम तक, सब हो गई तबाही, जान माल का नुकसान। और ये क्या होगा, ढाल पे होने की वजह से इसके गिरने की संभावना रहेगी। जो अनियंत्रित विकास हो रहा है, मैंने सड़क वाली बात की थी, हमने जोशीमठ के बारे में याद किया, केदारनाथ वाली बात की थी कि जो टायर है उससे जो कंपन हो रहा है, मैंने कहा था मैं खुद वहां गया था, और जिस अभी जो हाल में अभी चट्टान गिरी मैंने उसको देखा था, वो बाहर लटकी हुई थी, तो मैंने आपको यहां बताया था कैसे वो बाहर लटकी हुई। ऐसे याद, अगर तुम्हारी याददाश्त तुम्हारी काम होनी चाहिए। मुझे याद है मैंने किस दिन क्या पढ़ाया है, तो मैंने आपको बताया जैसे टॉर्क क्रिएट होता है, तो ये क्या होगा, ये जब ऐसे हिंज की तरह लटका रहेगा तो टॉर्क क्रिएट होगा, ये नीचे गिरेगा ही गिरेगा। इसीलिए जो सिलेक्शन वाली क्लास में नहीं है तो वो तो 50% अपना चांस वैसे खत्म कर चुके हैं। वो क्लास नहीं है, वो तबाही है। वो सिलेक्शन वाली क्लास तबाही है। वो सिलेक्शन वाली क्लास तुम्हें वहीं ले जाकर बिठा दे रही जहां यूपीएससी बैठा हुआ है। बहुत से बच्चे क्लास नहीं करते हैं, 1000 रुपए बचा के वो जो है जाएंगे शेयर मार्केट में खरीद के, जो है वो अगला जो है हर्षद मेहता बनेंगे। मुझे लग रहा है टाटा का कहीं शेयर खरीद के और टाटा जो है वो हाईजैक ना कर ले 1000 रुपए में। मुझे तो बहुत टेंशन यही है, यही कर लो तो बहुत बड़ी बात है। ये सब चीजें पढ़ाई थी, ये सिंपल सी चीजें नहीं लिख पा रहे बिकॉज विचार तो हैं। कोई सब लोग यहां कह रहे हैं यस सर पढ़ाया था, यस सर पढ़ाया था, यस सर पढ़ाया था, यानी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, हम क्या नहीं कर पा रहे, सिंथेसिस नहीं कर पा रहे। तो क्या इसका कोई फॉर्मूला है, गोली है, मुंह खोलो देते सिंथेसिस अंदर। कभी भैंस को तुमने दवाई लेते हुए देखी है? उसमें क्या होता है, बांस का इतना बड़ा वो बनाया जाता है, आगे नुकीला सा होता है, तो भैंस कैसे गोली खाएगी, भैंस को बीमारी हो जाती है। तो उसके ऐसे दो लोग मुंह पकड़ के जबड़ा खोलते हैं दोनों साइड से। कभी पशु चिकित्सालय जाना भी चाहिए, ठीक है, और ऐसे मुंह खोल के गोली दे दी जाती है, लो, तो उसमें डाल दिया जाता है, फूंक दिया जाता है, तो उसके मुंह में चली जाती है और जुगाली करती रहती है, अंदर चला जाता है। यही तरीका बचा है फिर तो सिंथेसिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग होनी चाहिए। वो प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस क्यों नहीं कर पा रहे, अब तुम्हें पता है एमेगडाला हाईजैक की वजह से। तो कम से कम अब जो मेंटरशिप के स्टूडेंट हैं वो आज जाएं, हाँ भैया बहुत सही किए थे, लड़ झगड़ के माता पिता से पैसा लेके कम से कम ट्रेनिंग शुरू कर दिया। और जो लोग केवल क्लास कर रहे हैं, आईना दिखा के जा रहा हूं, एक एक लाइन पढ़ाई हुई है, एक एक लाइन पढ़ाई हुई है। सही चीजों से तैयारी करो, लेकिन ये पढ़ा देने से थोड़े ना होगा। इस बात की परीक्षा कीजिए, भौतिक भूगोल किस प्रकार राजनीतिक सीमाओं दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को आकार देता है। कल ही बताया था भारत क्राउन पोजीशन पे है। अब देखो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो मेरे बाबू, अभी तो मुझे दिखाते हैं। क्या लिखा है ये अंग्रेजी में मैप पे, क्या लिखा है? साउथ एशिया, हिंदी अनुवाद दक्षिण एशिया, ठीक है। कल बताया था भारत की ये पोजीशन क्राउन पोजीशन है, ये जो हिंद महासागर को दो पार्ट में डिवाइड करता है। हमारे पास लैंड बाउंड्री भी और वाटर बाउंड्री भी, हम बहुत डोमिनेंस पोजीशन रखते हैं, इसीलिए हमें भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। हमारे पास सब कुछ है, क्लियर? बताओ क्या नहीं पढ़ा इसमें। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन आया, कल चिल्लपू ऐसा ग्रुप में मचा था, हाय तो मैंने कहा कौन सा ऐसा कठिन क्वेश्चन दे दिया कि किडनी मांग ली इनकी। सर एक क्वेश्चन पर दिमाग हिल गया सर। पूजा याद आ रहा है अपना मैसेज? सर ब्रेन थिंक नहीं कर रहा है, अरे हाईजैक कर गया था, ठीक है, हैंग कर गया था, लेकिन ठीक करेंगे इसको। भौतिक भूगोल किस प्रकार, भौतिक भूगोल यानी कि जो भौतिक रूप में मौजूद हो, जिसमें हम 3 इन्वेस्टिगेशन कर सके, क्या क्यों कैसे कहां। राजनीतिक सीमा दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को आकार देता है, क्योंकि भारत की वो क्राउन पोजीशन, बताओ मैंने कल क्राउन पोजीशन का नाम नहीं लिया था और कितनी बार पढ़ा चुका हूं कि कर्जन ने ये भारत को कहा था, भारत चाहे या ना चाहे भारत को एशिया में शक्ति संतुलन में आगे आना पड़ेगा। भारत जो है उसकी क्योंकि पोजीशन हिंद महासागर में क्राउन पोजीशन है। कल मैंने बताया था जैसे मणि का जो मुकुट की मणि होती है, उसी तरह से हमारी पोजीशन है।
सब कुछ पढ़ा है, बस उसी पे क्वेश्चन दे दिया, सन 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 सन, लेकिन होने दो सन सन। कम से कम मेंटरशिप के स्टूडेंट सीख तो रहे हैं, लिख तो रहे हैं। आज ये तनाव धीरे धीरे कल एब्जॉर्ब हो जाएगा, अडॉप्ट कर जाओगे, अडॉप्ट हो जाएगा और बड़े आराम से तुम लिखना शुरू कर दोगे। इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो पढ़ाया हुआ नहीं था, बस वो जो तुम्हारी आदतें हैं बचपन से कि टीचर ने लिखा, लिखिए दक्षिण एशिया क्यों महत्वपूर्ण है, और फिर एग्जाम में वही क्वेश्चन दे दे, दक्षिण एशिया क्यों महत्वपूर्ण। यस, मैंने सारे क्वेश्चन कर लिए, मैंने नोट्स पढ़ लिया। देखा होगा ना स्कूल के बाहर वो लड़के लड़कियां ऐसे नोट लेके रखते रहते हैं और वही लिख देते हैं, बट दैट इज यूपीएससी। वो बेसिकली आपके लॉजिक को चेक करना चाहता है, कुछ कॉन्सेप्ट वही है, बस लैंग्वेज चेंज है, अप्रोच चेंज है। चलिए भाई, इतने के बावजूद भी अगर किसी का दिमाग नहीं काम कर रहा तो फिर अगला उसके लिए रक्षा करे उसकी सियाराम। सर के साथ सीसैट पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। अब सर लौटेंगे शायद 24 को आ रहे हैं, दिवाली के बाद। मजेदार क्लास रही सर के साथ, सीखने का मौका भी। कल भी मेरा जो कल मैं बात कर रहा था तो उनका कि हर हालत में इनका जो है वो निकल जाए, क्योंकि अब तुम लोग प्रैक्टिस भी अच्छी करने लगे हो सर के साथ, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी एकलव्य नहीं लिया है, 10,000 क्वेश्चन, ये मना लो दिवाली वाली, फुल पटाखा वटाखा। इसके बाद एकलव्य में आ जाना भाई, जिसको प्रीलिम्स निकालना है। बिना क्वेश्चन के काम नहीं चलेगा। डोमिनेंस मतलब प्रभावशाली, प्रभुत्व युक्त। चलिए, और अभी भी जिसको लग रहा है तो ये दिवाली ऑफर है, कुसुम मैम अभी भी वर्किंग है, मार्गदर्शन करके एक मेंटरशिप है जिसके साथ ये जीएस प्री का मेंस का बैच फ्री है, सीसैट का बैच फ्री है। क्यों खरीदना अभी दिवाली ऑफर में, ठीक है, छठ के ऑफर में। जाके कुसुम मैम से बात कर लो, ठीक है, 33 के नंबर पे कॉल कर लो और उनसे ये बैच अपना लेके पढ़ाई करते रहो, क्योंकि मैं तो पढ़ाऊंगा। अच्छा, जो मेंटरशिप के स्टूडेंट है, मैं मेडिटेशन भी सिखाऊंगा, तो हम लोग जुड़े रहेंगे, ग्रुप में ही है, तो मेडिटेशन भी सिखाऊंगा, तुम अपना घूमते फिरते रहो। इस बीच में हम क्या करेंगे, हमारे पास 60 घंटे का टाइम है। ये 60 घंटे हम बर्बाद भी कर सकते हैं और 60 घंटे हम आबाद भी कर सकते हैं। तो 60 आवर्स को हम क्या कैसे करेंगे, इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। इस समय हम लोग जेम्स को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे कि ये छुट्टियों में ही हमारा जो है वो बॉडी और माइंड हमारा लाइंड अप हो जाए, क्योंकि इसके बाद बहुत तनाव आने वाला है, बहुत ज्यादा, क्योंकि अब एग्जाम धीरे धीरे आता रहेगा और प्रेशर बनता रहेगा। तो बहुत से लोग कहेंगे नहीं छुट्टियां मनाना जरूरी है, हाँ जरूरी हर चीज है, लेकिन एक समय आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिलॉसफिकल ठीक है कि लाइफ को एंजॉय करते हुए छुट्टियां, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या वाकई में आप में से जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो खुली दिल पे हाथ रख के बता देना कि वो एंजॉय कर सकते हैं, 2-3 दिन बिना पढ़े वो रह सकते हैं, अगर वो ईमानदार है। दिल में ये हुक नहीं होगी यार मेरे 3 दिन बर्बाद हो गए, मेरा एग्जाम आने वाला, कहीं दिल में डर नहीं हो रहा होगा। तो अगर कोई भी चीज हम पूरी तरह से नहीं कर पा रहे तो हमें वो चीज नहीं करनी चाहिए। आज की दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आप कितना फोकस होकर अपना काम कर पा रहे हैं। मेरा काम था समझाना, आपका काम है समझना। जो लोग अभी भी लग रहा है उनको समझ में आ गया कि बिना मेंटरशिप के, बिना टीचर का हाथ पकड़े काम नहीं चलने वाला। हमें सब कुछ मिली हुई है, इंफॉर्मेशन मिली, लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। डांट खाना, धक्का खाना, खींचा जाना, ट्रेनिंग यही होती है। तो बी द पार्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशन। आगे रक्षा करे तेरी सियाराम। हमारा काम है बताना, यहां नंबर है, कॉल कर लेना 8750711122 या 8750711133। और अगर मैं भी छुट्टियों में हूं, मैं मुझसे भी बात करनी है तो बात कर लेना मैम लोगों को कॉल करके, ठीक है। मैं तो अभी अपनी काउंसलिंग भी कंटिन्यू करके रखूंगा, अभी जैसे मैं टाइम टेबल भी बनाना कंटिन्यू करके रखूंगा, मुझे इसी बीच में आप लोगों का शेड्यूल भी ठीक करना है। तो हम तो काम पे लगे रहेंगे, आपकी मर्जी, आप देखिए। थैंक यू।